नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई वृश्चिक जो लग्न या वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं, फॉर रियल वो होते कैसे हैं और उनके जीवन में इतना कष्ट क्यों होता है, और अगर इतनी दिक्कतें होती हैं तो अपने आप को पहचान के उन दिक्कतों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़ी छोटी रखूंगा क्योंकि मैंने देखा है कि लंबी वीडियोस लोग यूजुअली ज़्यादा देखते नहीं हैं। तो चीज़ों को बेहतर करने के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट डाउन कर लिया है, तो थोड़ा बहुत इससे रेफरेंस, बाकी अपनी जानकारी अपने तरफ से। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि स्कॉर्पियो राशि होती क्या है। तो अगर आप काल पुरुष की कुंडली से देखेंगे तो स्कॉर्पियो जो है वो आठवें भाव की राशि होती है। जो हमारा कुंडली के अंदर 8th हाउस होता है, वहां पे स्कॉर्पियो राशि पड़ती है या वृश्चिक राशि पड़ती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो हमारा 8th हाउस होता है, 8th हाउस के हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे स्कॉर्पियो राशि के अंदर भी आते हैं। अगर हम लोग 8th हाउस को समझते हैं तो 8th हाउस क्या होता है, तो 8th हाउस हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है। 8th हाउस गुण विज्ञान का हाउस होता है। 8th हाउस कहीं ना कहीं अंडर द टेबल जो कमाई होती है या फिर दूसरों का पैसा, उसका भाव होता है। और 8th हाउस जिसके बारे में बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते हैं वो है कि साधना। 8th हाउस हमारे लिए साधना का भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक आपकी राशि है, कि आपका चंद्रमा जो है वो वृश्चिक में बैठा हुआ है, या फिर जो आपका फर्स्ट हाउस आपकी कुंडली का बनता है वहां अगर वृश्चिक है, तो आप देखेंगे कि आपका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं साधना से जुड़ा हुआ आपको ज्यादा नजर आएगा। आपने पूरे लाइफ में देखा होगा कि जहां भी आपने जब भी काम किया है तो पूरी शिद्दत के साथ जब काम किया है तभी आपकी वहां पे चीजें बनी होंगी। थोड़ा सा भी अगर इरेस्पॉन्सिबल तरीके से आपने काम किया होगा कि अच्छा चलो बस करने के लिए मैं कर देता हूं, तो वो काम आपने देखा होगा कि यूजुअली वो सारे काम आपके बनेंगे नहीं, है ना। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो स्कॉर्पियो राशि वालों ने हमेशा अपने लिए देखा होगा। अब है कि जब हम लोग स्कॉर्पियो राशि की बात करते हैं तो स्कॉर्पियो राशि के दो लॉर्ड बनते हैं। एक तो होते हैं हमारे मंगल, जो हमारे मंगल देवता हैं, भूस्वामी जिनको कहते हैं, वो हमारे स्कॉर्पियो के देवता बनते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे केतु महाराज। ठीक है, तो अगर हम लोग मार्स और केतु दोनों की एनर्जी को समझते हैं तो मार्स उग्र होते हैं, एनर्जी के कारक होते हैं, वो हमारे लिए बॉडी के कारक होते हैं। आपने देखा ही होगा जब हम लोग बात करते हैं कुंडली के, तो फर्स्ट हाउस एरीज से हमारा जो जीवन है वो शुरू होता है, और जो 8th हाउस होता है वृश्चिक, वहां पे जाके जीवन अंत हो जाता है या जीवन वहां पे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऐसी चीजें कई बार लोग कहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो मार्स है, मार्स के अंदर ये दोनों ही चीजें आती है कि आपकी बिगनिंग और आपकी एंडिंग दोनों ही मार्स पे ही डिपेंड करती है। तो कई बार आप यहाँ पे देखेंगे कि मार्स के अंदर जो कारक तत्व आते हैं, जैसे मार्स जो है वो एक्टिविटीज का कारक होता है, एडवेंचर का कारक होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो एड्रेनलिन रश होता है कि आपको अचानक से बहुत ज्यादा ऊर्जा आपको महसूस होती है, एक्साइटमेंट जो आपको महसूस होती है, वो वहाँ पे मार्स होता है। मार्स हमारे लिए भूमि का कारक होता है, मार्स हमारे लिए प्रॉपर्टी का कारक होता है, मार्स हमारे लिए फ्लैट्स, मकान, उनका कारक होता है। तो कहीं ना कहीं मार्स के पास ना काफी सॉलिड चीजें आती हैं। वो सॉलिड चीजें चाहे तो एनर्जी के फॉर्म में आएगी कि एकदम सॉलिड एनर्जी वाला बंदा होगा, जैसे जिसका, अगर हम लोग स्कॉर्पियो के दूसरे, मार्स के दूसरे ही राशि पे जाते हैं, एरीज जिसको कहते हैं, मेष राशि कहते हैं, तो यहाँ पे मंगल की जो दूसरी राशि है मेष राशि, उसके जातक ज्यादातर एथलीट बन जाते हैं कि बॉडी से वो इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो सीधा एथलीट ही बन जाते हैं, नथिंग इन बिटवीन। वैसे ही जो स्कॉर्पियो राशि के जातक होते हैं वो सीधा ही साधक ही बन जाते हैं, या फिर एक ऐसे ही इंसान बन जाते हैं कि जो मतलब जिसके लिए मरण जीवन से ऊपर वो निकल जाते हैं, कि भाई जीवन में कुछ मिल रहा हो तो ठीक, जीवन में कुछ ना मिल रहा हो तो भी ठीक, है ना। वो उन चीजों से ऊपर उड़ जाते हैं कि जहाँ पे लोग उनसे अच्छे से दोस्त बन रहे हैं कि नहीं, वो दुश्मन बन रहे हैं क्या, कोई मेरे लिए काम करता है तो ठीक, काम ना करे तो ज्यादा ठीक, है ना। ऐसी तरह की मेंटालिटी जो है वो मार्स वाले लोगों के साथ आनी शुरू हो जाती है। प्लस जो मार्स का अपना एक नेचर होता है कि वो ऊर्जा हमेशा ही आपके अंदर दिखेगी, आपके अंदर वो मार्स के कैरेक्टरिस्टिक देखते ही है।
उसके अलावा जो केतु होता है, तो केतु को कई बार कहा जाता है कि भाई केतु हमारे लिए इंट्यूशन का कारक होता है, वो हमारे लिए इंटेलिजेंस का कारक होता है, वो हमारे लिए किसी न किसी प्रकार से जो हमारी गुण विद्याएं होती हैं उसका कारक होता है। केतु ही हमारे लिए जो हम लोग कई बार साधना करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ हम लोग जाते हैं उसका कारक होता है। और कहीं ना कहीं कई बार ज्योतिष शास्त्र के अंदर कहा भी जाता है कि केतु जो है वो अपना गुरु गुरु को ही मानता है। जो जुपिटर हमारे कुंडली के अंदर जो प्लैनेट होते हैं, जुपिटर को ही केतु अपना गुरु मानता है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान के प्रति जो एक भूख होती है वो केतु को रहती है। तो वही सारी जो क्वालिटीज हैं, ये जो दोनों मार्स और केतु दोनों की क्वालिटीज जो है आपको इन होल आपके या तो व्यक्तित्व के अंदर मिलेगा अगर वृश्चिक आपका लग्न हुआ, और अगर वृश्चिक में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो आपके मनस के अंदर, आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। अगर थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए तो अगर आप गुण की बात करते हैं, जो वृश्चिक राशि के जातक होते हैं उनका गुण होता है कि एनर्जी उनके अंदर दिखेगी ही दिखेगी। किसी ना किसी प्रकार से वो एनर्जेटिक होंगे या ऐसे किसी काम के अंदर इन्वॉल्व होंगे जिसमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी, है ना। कई बार होगा कि आप या तो बॉडी से जुड़ा हुआ ज्यादा काम करेंगे या फिर माइंड एनर्जी से जुड़ा हुआ ज्यादा काम करेंगे। मतलब कि आप या तो सर्विस सेक्टर में होंगे या फिर आप एक ऐसे बिजनेस में भी अगर आप होंगे तो वहां पे आप ज्यादा करके लोगों को मैनेज करना, लोगों के साथ काम करना, वैसी टाइप की चीजें थोड़ी सी ज्यादा होगी जहाँ पे ऊर्जा की ज्यादा जरूरत पड़ती है। उसके बाद दूसरी चीज आप देखेंगे कि आप हमेशा ही आउटगोइंग होते हैं, जहाँ पे लोगों को मैनेज करना, लोगों के साथ बात करना, एक टीम को लीड करना, लीडरशिप क्वालिटी जिसको कहते हैं, वो चीजें वहां पे आपको दिखेंगी। प्लस अगर आपको कभी किसी के अंदर काम करना हो तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है, आपको पसंद नहीं आता है कि मेरे ऊपर ज्यादा कोई हुक्म चलाए, या फिर अगर चलाए भी तो एक लिमिट के अंदर रह के अगर वो अपना जो हुक्म है वो चलाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। उसमें भी कई बार आप देखेंगे कि अगर कैपेबल बंदा आपको कुछ बोल रहा हो तब तो उसकी बातें आप सुन लेते हैं, आपको बातें समझ में आती है। लेकिन अगर कोई इनकैपेबल बंदा आपको कुछ बोल रहा होता है या फिर इनकैपेबल व्यक्ति आपको कुछ कमांड दे रहा होता है तो फिर वहां पे चीजें थोड़ी सी गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम लोग इनके धर्म की बात करते हैं तो हो गया कि उनका गुण है। लेकिन अगर उनके धर्म की बात करते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है, तो वहां पे दिखेगा कि जो स्कॉर्पियो लग्न के जातक होते हैं वो हमेशा लॉयल होते हैं, है ना। उनको हमेशा दिखेगा कि वो अपने फ्रेंड्स के प्रति लॉयल होंगे, अपने बॉस के प्रति लॉयल होंगे, अपने परिवार के प्रति लॉयल होंगे। उनके अंदर लॉयल्टी हर जगह पे आपको दिखेगी, हर रिश्ते के अंदर उनको लॉयल्टी थोड़ी सी ज्यादा अच्छी लगती है। प्लस अगर उनका अपना काम भी हुआ तो अपने काम के प्रति भी वो लॉयल होते हैं। कई बार होता है कि भाई आपको किसी काम के लिए ठीक पैसे ना भी मिले हो तो भी अगर आपने उस काम को अपने हाथ में लिया है तो आप काम को पूरी शिद्दत के साथ ही करेंगे। ये नहीं कि मैंने काम उठा लिया और पैसे नहीं मिले तो मैं टेढ़ा मेढ़ा काम करके दे दूं, ऐसा आपसे होगा नहीं, या फिर आप ऐसा करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आपका नेचर वैसा नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि आप हमेशा ही फोकस्ड होते हैं। जब भी आप काम करेंगे पूरे फोकस के साथ काम करेंगे, ये नहीं कि इधर भी कर लूं उधर भी कर लूं। हाँ, आप एक बार में एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। ये एक बार को चीजें बनती हैं कि कई बार अगर आपका लग्नेश ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे आपको एक से ज्यादा काम करना अगर वो अलाउ करते हैं तो हो सकता है कि आप मल्टीपल चीजों के अंदर एक्सलेंट हो जाए, है ना। कई बार होता है कि कोई व्यक्ति एक ही काम में बहुत अच्छा होता है, लेकिन वृश्चिक लग्न के लोग देखे जाते हैं कि वो एक से ज्यादा चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो वहां पे आप एक से ज्यादा काम करेंगे, लेकिन जब जो कर रहे होंगे फिर आपका पूरा फोकस उसी चीज में होगा। ये नहीं कि एक बार में दो नाव पे पैर रखे हैं और दोनों की सवारी कर रहे हैं, वैसा यहाँ पे थोड़ा सा कम देखा जाता है। हो सकता है कि आप दो तरह के नाव को चलाना जानेंगे, लेकिन जब आप एक काम करेंगे तो उसी नाव में ही फिर आपकी जो सवारी है वहीं पे होगी। उसके बाद तीसरी चीज आती है कि आपका डिवोशन, जैसे अभी आपको बोला कि भाई शिद्दत के साथ काम करना, कि अगर किसी चीज को हाथ में लिया है तो फुल डिवोशन के साथ फिर उस चीज को हाथ में लिया है। ये नहीं कि 50% 20% नहीं, जब काम करेंगे तो 100% देंगे, पूरे डिवोशन के साथ काम करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे, है ना। देयर इज नथिंग इन बिटवीन कि अच्छा ठीक है करके देता हूँ, नहीं, अगर ले लिया तो पूरा करूंगा, नहीं तो सीधा ही मना कर दूंगा कि भाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, वैसी चीज होती है। फिर होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन भी आप अपने अंदर देखेंगे। कई बार होता है कि किसी चीज को आपने किया और ये एक वरदान भी होता है क्योंकि वहां पे मार्स है, मार्स की ऊर्जा है, मार्स का जो कामनेस होता है वो भी है, और साथ के साथ उसके अंदर
केतु भी है। तो ये क्या करता है कि आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में आपकी एक अलग से ही आपकी कहूंगा कि आपकी एक एक्सपर्टीज हो जाती है कि जहाँ पे कोई चीज है, कोई काम है, तो उसको उसकी जो इंट्रिकेसीज है या फिर उसके अंदर की जो मेन चीज होती है उसको आप धीरे धीरे समझना शुरू कर देते हैं। आपको पता चल जाता है कि इन होल पूरा प्रोसेस कैसा है और उसको मैं किस हिसाब से बेस्ट तरीके से उससे डील कर सकता हूँ, वो एक चीज आपके अंदर आती है। तो वही लीड करता है ट्रांसफॉर्मेशन को, कि कई बार आपने किसी चीज को हाथ में लिया और फिर उस जॉब को या उस काम को आपने ऐसा किया कि बिल्कुल ही चीजों को ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिल्कुल उस जगह को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो टास्क लिया, टास्क के बाद बिफोर एंड आफ्टर में बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन है। वैसी चीजें आपको कई बार दिखेंगी। और कई बार ऐसा दिखता है कि अगर चीजें आपके हिसाब की नहीं होती है, कई बार होता है कि आपने काम शुरू किया, उस काम के अंदर आपको थोड़ा सा लगा कि अब मैं सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेरे लिए नहीं है, तो फिर आप उस काम को छोड़ के किसी और काम के अंदर भी चले जाते हैं। या तो आप काम को ट्रांसफॉर्म करते हैं या फिर कई बार आप अपने काम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। कई बार देखा होगा वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो 1 से 100 तक की गिनती ठीक से नहीं कर पाते हैं। वो जैसे 80-90 तक पहुंचते हैं उनको लगता है कि नहीं अब मजा नहीं आ रहा है, चलो फिर कुछ और करते हैं, फिर किसी और चीज के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि कई बार होता है जो वो डिवोशन है, जो वो फोकस है, जो लीडरशिप है, जब तक वो सारी क्वालिटीज आपके काम के अंदर नहीं निकलेगी या फिर जो आपके अंदर क्वालिटीज है वो जब तक आप नहीं निकाल पाओगे तब तक काम होगा नहीं, है ना। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल कहता है कि भाई ऊर्जा को निकालो, ऊर्जा को पास ऑन करो, ऊर्जा को दो। जब तक वो दोगे नहीं तब तक काम बनेगा नहीं, वहां पे चीजें जाके फंस जाती है। तो ये सारी चीजें आपके धर्म के अंदर आती है। फिर हम लोग अगर बात करेंगे कि ये सारी चीजें होती कैसे हैं, तो बेसिकली ये होती है उन नक्षत्रों की वजह से जो वृश्चिक राशि के अंदर पड़ती है। अगर हम लोग मोटे मोटे में बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के अंदर विशाखा नक्षत्र का जो आखिरी पद होता है वो पड़ता है, और अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, ये दोनों पूरे नक्षत्र पूरे ही जो स्कॉर्पियो राशि है, वृश्चिक राशि है, उसके अंदर पड़ता है। अब होता है कि अगर हम लोग विशाखा नक्षत्र की बात करते हैं तो विशाखा नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं वो जुपिटर बनते हैं। जो उनका नेचर है वो बिल्कुल फोकस होते हैं गोल के लिए कि भाई ये मेरा गोल है, ये एंड वर्क है, ये होना चाहिए। जो कहते हैं ना अर्जुन का जो नजर था वो बिल्कुल मछली के आंख पे थी, तो वैसे ही यहाँ पे चीजें होती है कि आप गोल के प्रति फोकस होते हैं, आप एम्बिशियस होते हैं, है ना। उसके अलावा आपके अंदर डिटर्मिनेशन जो है वो कूट कूट के भरा हुआ होता है। यही दो चीजें होती है कि आप बहुत एम्बिशियस होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं। इसकी वजह से कई बार जब आपको लगता है कि इस काम के अंदर सैचुरेशन आ गया है तो आप अपना काम बदल लेते हैं। कई बार इसकी वजह से ये चीजें आती है। उसके बाद जो ये अगर मैं विशाखा नक्षत्र का निचोड़ बताऊं तो ये जो आखिरी जो पद पड़ता है स्कॉर्पियो में, क्योंकि ये लंबा नक्षत्र है, 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, जिसमें से 3 डिग्री और 20 मिनट जो है वो स्कॉर्पियो के अंदर पड़ता है, बाकी जो पिछला राशि होता है लिब्रा उसके अंदर पड़ता है। बट जो ये आखिरी का पोर्शन पड़ता है उसके अंदर ये आपको इंटेंस डिजायर्स देता है। ठीक है, यहाँ पे जो आपके डिजायर्स होंगे वो काफी इंटेंस होते हैं। ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर देता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एनर्जी भी देता है। अगर पूरा हम लोग स्कॉर्पियो को समझते हैं तो उसके अंदर जो विशाखा जो नक्षत्र पड़ता है, तो विशाखा नक्षत्र काफी सौम्य है क्योंकि वो जुपिटर का नक्षत्र है, लेकिन उसके अंदर अपनी सौम्य क्वालिटी के अंदर अगर व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ऊर्जा नहीं है, ऊर्जा उसके अंदर पूरी होती है। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट नक्षत्र के पास चलते हैं तो वो होता है अनुराधा नक्षत्र, जो पूरा ही हमारे स्कॉर्पियो राशि के अंदर ही पड़ता है। अगर हम लोग अनुराधा नक्षत्र को समझते हैं तो इसके अंदर डिवोशन होता है, इसके अंदर फ्रेंडशिप होता है, इसके अंदर डिसिप्लिन होता है और इसके अंदर सक्सेस थ्रू लॉयल्टी होती है। मतलब कि आप बिल्कुल डिवोटेड होते हैं अपने लिए, अपने काम के प्रति, आपके रिश्तों के प्रति, आपके जीवन के प्रति आप बिल्कुल डिवोटेड होते हैं। आपके अंदर फ्रेंडशिप होती है। कई बार होता है कि जो स्कॉर्पियो लग्न के जातक हैं उनके जीवन में दोस्तों की महत्वपूर्ण जो होता है महत्वता वो काफी ज्यादा होती है, उनकी इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है। कई बार यहाँ पे आप अपने स्पाउस को भी अपना फ्रेंड ही बनाने की सोचते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो नेक्स्ट चीज होती है कि आपको हमेशा डिसिप्लिन में रहना पसंद होता है, और अगर डिसिप्लिन नहीं बन पाता है किसी भी वजह से तो वो आपको काफी परेशान करता है। वो एक जो चीज होती है छोटी सी कि मेरे जीवन के अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पा रहा है, वो चीज कई बार आपको यहाँ पे परेशान भी करती है। और कई बार आपके साथ वैसे लोग जुड़ जाए जो डिसिप्लिन में नहीं है तो फिर वो चीज भी आपको परेशान करने लगती है कि भाई अमुक व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं रहता है।
तो वो चीज़ भी यहाँ पे थोड़ा-सा गड़बड़ करती है। और इसी में होता है कि वो लोग जो इन सारी चीज़ों के लिए लॉयल हैं, कि भई वो फ्रेंडशिप में भी लॉयल हैं, वो डिवोशन में भी हैं, वो डिसिप्लिन में भी हैं, तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वो अपने जीवन के अंदर सक्सेस भी पाते हैं, क्योंकि जो लॉयल्टी वाला टर्म आता है, वो इन सारे गुणों, धर्म के ऊपर अगर आप अच्छे लॉयल हैं, तो फिर वो आपको जीवन में आगे की तरफ ले जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस नक्षत्र की, तो उसके जो रूलर होते हैं अनुराधा नक्षत्र के, तो इसके रूलर शनि बनते हैं। और ये जो राशि होती है, ये जो नक्षत्र होता है, ये अपने आप में काफी सौम्य नक्षत्र होता है। वैसे तो शनि महाराज से काफी लोग डरते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो शनि महाराज बिल्कुल एक न्यूट्रल ग्रह हैं, है ना। वो कहते हैं कि भाई मैं न्यूट्रल हूँ, आपने जैसा कर्म किया है उस हिसाब से आपको वहां पे रिप्लाई मिलेगा या काम मिलेगा। लेकिन जो उनका नेचर होता है वो बिल्कुल ही न्यूट्रल नेचर होता है। और अगर हम इनके डीटी की बात करते हैं, तो डीटी यहाँ पे मित्र ही बनते हैं, जिनको हम लोग गॉड ऑफ फ्रेंडशिप ही कहते हैं, डिवोशन कहते हैं और हार्मनी कहते हैं। तो ये हमारे डीटी बनते हैं अनुराधा नक्षत्र के। उसके बाद इनके नेचर की बात करते हैं, तो इनका नेचर में ही है कि भाई डिसिप्लिन होगा, इनके नेचर में लॉयल्टी होती है, डिवोशन होता है, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप होती है और कॉपरेशन भी होता है। वो कॉपरेट करने के लिए भी तैयार है। इसी वजह से ये जो नक्षत्र है वो बिल्कुल सौम्य होता है, क्योंकि कॉपरेशन के लिए वो हमेशा तैयार है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब ये अगले चरण में जाता है, जो हमारा ज्येष्ठा नक्षत्र बनता है। ज्येष्ठा नक्षत्र भी पूरा स्कॉर्पियो राशि के अंदर ही आता है। और ज्येष्ठा जो नक्षत्र है उसके जो डीटी होते हैं वो इंद्र होते हैं। इंद्र के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा या फिर आप जानते होंगे। वो जो है देवताओं के वो किंग थे। तो कई बार किंग के किंगडम में चीजें इजी होती नहीं है। कई बार रायता फैल रहा होता है, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है। आपको डिसिप्लिन बना के रखना होता है, आपको लोगों के ऊपर थोड़ा सा कट्टर भी होना पड़ता है, लोगों को प्रेम भी देना पड़ता है। मतलब एक राजा को राजा बनने के लिए बहुत सारे टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत पड़ती है। तो वही चीज यहाँ पे देखा भी जाता है ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर, कि वो काफी उग्र नक्षत्र हो जाता है, क्योंकि उसको वहां पे लोगों को कंट्रोल भी करना है, लोगों को नरिश भी करना है, लोगों को चीजें भी अवेल करानी है, और साथ के साथ उसको अपना राजा का जो पद है वो भी उसको बचा के रखना है। तो यही होती है लीडरशिप क्वालिटी, जो हमारे ज्येष्ठा नक्षत्र की वजह से आती है, जहाँ पे आप लोगों को मैनेज करना सीख जाते हैं, या फिर लोगों को मैनेज करना इनबिल्ड आपके अंदर होता है, कि आप लोगों को मैनेज ठीक से कर पाएंगे। अब फिर वहीं पे आता है कि अगर उग्रता आपके अंदर बढ़ जाती है, तो फिर आपका मैनेजमेंट स्किल थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। लेकिन अगर जो पीछे की चीजें आपको बताया कि आप डिसिप्लिन में रहते हैं, आप डिवोशन में रहते हैं, स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप अगर आपकी होती है, तो फिर आपकी उग्रता को आप थोड़ा सा कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप काम नहीं है, क्योंकि मंगल का एक कैरेक्टरिस्टिक एनर्जी होती है, तो मंगल की एक कैरेक्टरिस्टिक कामनेस भी होती है। इसीलिए कई बार मंगल को हम लोग हनुमान जी से भी जोड़ते हैं। अगर हनुमान जी के पास बहुत ज्यादा शक्ति थी, तो वहां पे हनुमान जी के पास बहुत ज्यादा शांत रहने की भी शक्ति थी, कि जब वो बैठ के ध्यान करते थे, मेडिटेट करते थे, तो मेडिटेशन में भी हनुमान जी का कोई बात नहीं। उनको अष्ट सिद्धि के जो मालिक कहे जाते थे, तो वो अष्ट सिद्धि ऐसे ही नहीं आती है, मार पिटाई करने से नहीं आती। उसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, उसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ता है, उसके लिए हृदय के अंदर करुणा होनी होती है। हर इंसान के लिए या फिर हर टाइप की चीजों के लिए आपके दिल के अंदर एक जगह होनी चाहिए, तो वो आपको हनुमान जी के अंदर वो सारी चीजें दिखती हैं। तो वही जो नेचर होता है वो कहीं ना कहीं मंगल का भी नेचर होता है। तो अगर उस नेचर पे आप काम करना शुरू करते हैं, तो फिर जो उग्रता ज्येष्ठा नक्षत्र की होती है वो हल्की से यहाँ पे कंट्रोल में आती है, और बीइंग वृश्चिक स्कॉर्पियन आपके लिए जीवन थोड़ा सा वहां पे आसान होना शुरू होता है। उसके बाद अगर हम लोग नेचर की बात करते हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का नेचर होता है कि आप अथॉरिटेटिव होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, और जो पावर का स्ट्रगल होता है उसके साथ आप हमेशा ही जूझते रहते हैं। अब है कि अगर ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं, तो ये कई बार जो होता है वो कमांडिंग नेचर के हो जाते हैं। जो उनका ऑरा होता है वो कमांडिंग हो जाता है। उनके पास कई सारे चैलेंजेस आते हैं, जहाँ पे वो अपने अंदर ईगो को और जो ह्यूमैलिटी होती है, कि एक ह्यूमैलिटी भी आपको मेंटेन करनी है, बैलेंस करनी है, और अपने अंदर आपको ईगो को भी बैलेंस करना है। तो जो व्यक्ति अपने अंदर बैलेंस को समझ जाए, वो फिर यहाँ पे विनर हो जाता है।
तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझे तो सिर्फ इतना ही समझिए कि मार्स क्या होता है। तो मार्स अपने आप में एनर्जी होती है। और अगर हम लोग सैटर्न की बात करते हैं तो सैटर्न यहाँ पे क्या होता है कि वो सॉफ्टनेस होती है। तो आपको एनर्जी के अंदर सॉफ्टनेस भी ऐड करनी है। सैटर्न क्या होता है, सैटर्न अपने आप पे न्यूट्रल चीजों को भी रखता है ना। सैटर्न कभी भी किसी के लिए बायस नहीं होता है, सैटर्न बिल्कुल न्यूट्रल है। आपने अच्छा किया तो उसके लिए आपको अच्छा रिजल्ट, आपने बुरा किया तो उसके लिए आपको बुरा रिजल्ट, है ना। हम लोग ज्योतिष के अंदर कहते हैं कि सैटर्न हमारे दंडाधिकारी हैं, जिनके पास जो जज हैं, जिनको दंड देने के लिए पूरा अधिकार है। अब है कि जज किसी के लिए बायस नहीं हो सकता है, जज हमेशा न्यूट्रल ही होगा। तो वही चीज यहाँ पे आती है कि जज यहाँ पे हमेशा न्यूट्रल ही होगा। उसके अलावा अगर हम लोग सैटर्न को थोड़ा सा और बेहतर समझे तो सैटर्न कहीं ना कहीं थोड़ा सा आध्यात्म, मेडिटेशन, ऐसी चीजों को भी दिखाता है। जैसे कालपुरुष के कुंडली में 12वां जो भाव होता है उसका जो कारक होता है वो सैटर्न ही होता है। तो 12वां भाव योगा है, 12वां भाव आध्यात्म है, 12वां भाव आइसोलेशन है, 12वां भाव मेडिटेशन है। तो उन चीजों को अगर आप अपनी लाइफ के अंदर लाएंगे तो अपने आप आपकी लाइफ के अंदर सैटर्न थोड़ा सा बेटर होना शुरू होगा। और वैसे भी अगर बीइंग स्कॉर्पियन आपको लाइफ अच्छी चलानी है तो आपको आपके काम के अंदर कहीं ना कहीं मार्स के साथ शनि को भी ऐड करना होगा। अगर आप ऑलरेडी अपने जीवन के अंदर शनि और मार्स दोनों को ऐड कर चुके हैं तो आप अपने जीवन में बहुत बढ़िया एक्सेल कर रहे होंगे और आपको जीवन में ज्यादा कष्ट आएगा नहीं। कष्ट किन लोगों को आता है, उन्हीं को आता है जो कि या तो सिर्फ सैटर्न पे काम कर रहे हैं या फिर सिर्फ अपने मार्स के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आपको आपकी एनर्जी के ऊपर भी काम करना है और आपको आपके सॉफ्टनेस, मेडिटेशन, न्यूट्रलिटी, उसके तरफ भी काम करना है। अगर आप इन दोनों चीजों को सही तरीके से झेल जाएंगे या फिर उनको बैलेंस कर लेंगे तो अपने आप अपने जो संस्कार होते हैं उन पे थोड़ा सा आप बेहतर करना शुरू करेंगे। अगर यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि वालों के संस्कारों की बात करते हैं तो उनका संस्कार होता है कि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं है तो वहां पे आपको डिसिप्लिन में आने की जरूरत है। तो आप वहां पे या तो नियमित रूप से मेडिटेट किया कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। पूजा पाठ किया कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। या फिर किसी प्रकार का फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, जिम कीजिए, रनिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए जो आपके जीवन में एक डिसिप्लिन बनाए, वो आपको हेल्प करेगा। सेकंड कि आपको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। जब भी आप अपने संस्कार की बात करेंगे तो वहां पे संस्कारों में आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल ऐसा लॉक बना दीजिए कि मुझे रिस्पॉन्सिबल होना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है। अगर आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ लेंगे, सिर्फ आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसको भी जब आप समझना शुरू करेंगे तो अपने आप आपका जीवन जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। अब अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग अ फ्रेंड, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके दोस्त के प्रति भी आप चीजों को दे। बीइंग सन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप माता पिता का ध्यान रखें। बीइंग हस्बैंड, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप परिवार का ख्याल रखें। बीइंग फादर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप टेबल पे खाना लेके आए। तो उन सारी चीजों को फिर आपको यहाँ पे समझना होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मेरे प्रति, कि मेरे शरीर, मेरे दिमाग, मेरी जरूरत के अलावा बाकियों को जरूरत को मैं किस हिसाब से पूरा कर रहा हूँ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे आपको जो सक्सेस है वो लॉयल्टी के थ्रू ही यहाँ पे मिलने वाला है। तो अगर आप अपने जीवन के अंदर किसी भी प्रकार से सक्सेस चाहते हैं तो लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जिसको आप पकड़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं फलाना जगह नौकरी करता हूँ तो बॉस के लिए लॉयल हो जाइए, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के प्रति लॉयल हो जाइए, आपको मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत आ रही है, स्पाउस के प्रति लॉयल हो जाइए। किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पे अपना लॉयल्टी जो है उस पर काम करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, कई बार होता है कि लाइफ में हम लोग डरते हैं या लाइफ हमें डराती है। कई बार जो स्थितियां हमारे आसपास आती हैं वो स्थितियां हमें परेशान करती है, जिससे हमारी जो लॉयल्टी है वो थोड़ी सी डगमगाती है। बट वही आपके लिए की है कि वहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे और लॉयल्टी के साथ चिपक जाए। जैसे ही आप चिपक जाएंगे आपका जीवन जो है वहाँ पे बहुत हद तक आपके लिए हेल्प करना शुरू करेगा। तो मोटा मोटा अगर हम लोग नक्षत्रों के हिसाब से समझ के स्कॉर्पियो को अगर हम लोग समझते हैं तो ये हमारे लिए स्कॉर्पियो का एक निचोड़ निकलता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कहीं कोई दिक्कत आई हो तो आप कमेंट में जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर्स, आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।